हाय स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे और उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ पार्ट्स किए थे और आज उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने बताया था आपको कि 3 टाइप का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, 3 अलग अलग केसेज होते हैं जहाँ पे हमने पहला और दूसरा केस डिस्कस किया था। आज हम लोग 3rd केस को देखने वाले हैं, पर उससे पहले सेकेंड जो टाइप बताया था मैंने उसके कुछ और आप एग्जाम्पल्स देखें कि अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है, मान लो राइट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, या आप इसको एक्वस AgCl कर दें, AgCl सोल्यूशन, कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस से हमें क्या मिलने वाला है। वाटर है और आपके पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो हमारा काम क्या होता है बेटा कि हम लोग सबसे पहले वाटर से आयंस बनाते हैं, H+OH-, और हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड है इट डिकम्पोज टू गिव Ag+ एंड Cl- आयन। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कैटायंस हैं, तो सेलेक्टिविटी की बात आती है तो लीस्ट एक्टिव मेटल का रिडक्शन पहले होता है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। तो हम कैथोड पे जाएंगे और कैथोड पे बेटा रिडक्शन होता है। सिल्वर मेटल Ag+ आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया एंड इट रिड्यूस टू फॉर्म सिल्वर मेटल, और यही मेटल आपका कैथोड वाले पोल पे डिपॉजिट होगा। अगर आपका ये कैथोड का पोल है तो उसके बाहर वाले रीजन में आप देखेंगे कि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, जिसको हम लोग फिर बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एक्यूमुलेट होगा, डिपॉजिट होगा। ये प्राइमरी चेंज बोलेंगे इसको हम लोग। मैं PC यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट बार में स्टेबल बन गया क्योंकि ये मेटल बन रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइमरी चेंज वाला प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, तो देन इट अगेन फर्दर अंडरगो सेकेंडरी चेंज टू फॉर्म स्टेबल सब्सटेंस। अब एनोड पे आते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और इन दोनों में हेलोजन पहले होगा। पहले क्या होगा, हेलोजन ही होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसमें ये हो गया और इसमें आपका ये हो गया। तो बेटा Cl- ने क्या किया, इट लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और बनाएगा Cl+1 इलेक्ट्रॉन। पर ये प्राइमरी चेंज में स्टेबल नहीं होता, तो इट फर्दर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी चेंज टू फॉर्म Cl2, और यहाँ से आपके पास ये सेकेंडरी चेंज में चला गया। तो इसी चीज़ को फॉलो करके हमें प्रोडक्ट बनाने होते हैं। बिल्कुल इजी वे है, सेलेक्टिविटी को ध्यान में रखें। अगर मोर देन 1 आयंस है तो कैटायन एनायन, और आप ऐसे प्रोडक्ट बना लें। तो आप ऐसे यहाँ से इसको राइट कर लें। अब बेटे हम लोग तीसरे केस की बात करने वाले हैं, टाइप 3, जो लास्ट इसका टाइप होता है। तो हमारे पास अब है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब पहले से डिफरेंट कैसे है कि हमने जिस मेटल का सोल्ट बनाया इलेक्ट्रोलाइट, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड भी यूज़ किया है। तो ऐसे केस में
सिल्वर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के चलते सिल्वर आपका ऑक्सीडाइज भी होएगा एंड रिड्यूस भी होएगा। इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट केस व्हेन द मेटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड आर सिमिलर देन मेटल ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस बोथ। अगर आपने यहाँ पे अगर मान लो कॉपर सल्फेट लिया होता और वहाँ कॉपर लिया होता तो भी यही बात होती, ठीक है। तो हमें ऐसे केस में क्या करना है कि नोट करके पॉइंट लिखना है कि व्हेन मेटल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड आर सिमिलर then metal oxidized and reduce both। Such electrolysis is used in refining of सिल्वर एंड कॉपर मेटल्स। ज़्यादातर हम लोग जब आपको इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाना हो तो हम इसी इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का यूज करते हैं, टाइप 3 का, ठीक है। तो आप पहले अपने क्वेश्चन को देखें कि हमारे पास AgNO3 था और बेटा AgNO3 टूटकर बनाएगा Ag+ आयन एंड NO3- आयन। हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है, यही पार्टिसिपेट होएगा। और क्या होगा कि कैथोड पे रिडक्शन फिक्स है तो Ag+ गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag एंड फर्दर एट एनोड ऑक्सीडेशन दिस Ag लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag+ आयन। तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट क्या हुआ, अब मैं यही आपको समझाने वाला हूँ कि सेम चीज़ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, अगर रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाय द सेकेंड एग्जाम्पल कि हम कॉपर सल्फेट लेंगे और कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाकर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो आप इसको एक बार राइट डाउन करें और हम लोग आगे कर रहे हैं। तो बेटा ये तीसरा मैंने टाइप बताया उसी का एग्जाम्पल है कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट है एंड दिस कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मतलब इस मेथड का यूज इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर को ऑब्टेन करने में करते हैं। कैसे, तो आप इसको डायग्रामेटिक वे में समझें कि हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, हमने यहाँ पे नोड बनाया जिस पे चार्ज पॉजिटिव होता है और हमने किसका बनाया, तो इम्प्योर कॉपर का बनाया। एनोड हमेशा इम्प्योर का बनाते हैं और जो कैथोड बनाएंगे यहाँ पे बेटा जिस पे चार्ज नेगेटिव होता है वो प्योर कॉपर का बनाएंगे। और इस कंटेनर के अंदर हमने इसको ऐसे जोड़ दिया बैटरी से, चार्ज को पास कराने के लिए हमने इसको जोड़ दिया बैटरी के टर्मिनल से, और इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, कॉपर सल्फेट। तो आप क्या देखेंगे कि ये भी हमारे पास क्या था, ये भी हमारे पास मेटल का ही बना हुआ है, कॉपर इम्प्योर का बना हुआ है। तो यहाँ का कॉपर आयोनाइज्ड होगा 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद। तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन, दिस Cu कन्वर्टेड इनटू Cu2+, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्दर यहाँ भी Cu2+ बनना है, ये भी Cu2+ बना। तो हमारे पास होगा क्या कि कैथोड वाले पोल पे जहाँ की रिडक्शन होता है यही कॉपर आपका फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, ये वाला, चाहे आप इसको भी मान सकते हैं, तो ये भी पार्टिसिपेट हो रहा है। एंड फर्दर इट रिड्यूस टू फॉर्म प्योर कॉपर एंड दिस प्योर कॉपर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड पोल। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है,
यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल। इम्प्योर कॉपर से आप प्योर कॉपर बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। तो अब बेटा हमने तीनों टाइप बता दिया आपको इलेक्ट्रोलिसिस का, इसके सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारा टॉपिक है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स खासकर और थ्योरी भी। तो बेटा ये चीज़ कॉमन होता है, फैराडे लॉ हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और यहाँ भी पढ़ते हैं, पर हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे यहाँ पे वो केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के रिगार्डिंग वाले न्यूमेरिकल्स होंगे। फैराडे का जो लॉ है, वैसे जितने भी लॉज होते हैं दे ऑल आर कंडीशनल। आपने जितने भी लॉज पढ़ा होगा, चाहे +1 में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, जितने भी लॉज हैं दे आर कंडीशनल, कि कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही फॉलो होते हैं। लेकिन ये बात इसके साथ लागू नहीं होता। आप इसको जहाँ मर्जी फिट कर दो किसी कंडीशन में तो अप्लीकेबल होगा। एंड दैट्स वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एग्जैक्ट लॉ इन केमिस्ट्री। तो पहला बात हमारा यही बनने वाला है कि इट इज़ मोस्ट एग्जैक्ट लॉ इन केमिस्ट्री। Reason because it valid for all temperature and pressure। आप इसको किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे अप्लाई करेंगे तो सही वैल्यू देगा। एंड दैट्स वाई इट इज द मोस्ट एग्जैक्ट लॉ इन केमिस्ट्री, फैराडे लॉ। अब फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के रिगार्डिंग 2 लॉज दिए थे। फैराडे गिव्स 2 लॉज इन केमिस्ट्री, 2 लॉज रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट, तो ये बेटा एक जनरल सी बात है, ये जनरल सा ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि अभी हमने आपको ये बताया कि जब भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना होता है तो हम क्या करते हैं कि करंट पास कराते हैं, तब जाकर आयंस अलग अलग इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं रिड्यूस या ऑक्सीडाइज करके। तो फैराडे का बोलना था कि आप जितना ज़्यादा चार्ज पास कराएंगे कंटेनर से, इलेक्ट्रोलिटिक वेसल से, जितना ज़्यादा आप चार्ज पास कराएंगे उतना ही ज़्यादा कोई चीज़ जाकर अपने इलेक्ट्रोड पे जमा होएगा, डिपॉजिट होएगा। दैट्स अ सिंपल थिंकिंग ऑफ फैराडे। अगर मैं इसको डायग्रामेटिक वे में आपको समझाऊं तो आप ये बोलेंगे कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है इलेक्ट्रोलिटिक वेसल और हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसको पॉजिटिव वाले टर्मिनल, इसको नेगेटिव वाले से जोड़ दिया, ठीक है। हमने यहाँ से चार्ज पास कराया और कोई हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया था, AB। ये आपका एनोड, कैथोड। ये भी आयनाइज्ड होगा। तो बेटा मैंने ये माना कि A जो था वो अपने कैटायन जो था वो अपने कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो गया। कितना डिपॉजिट हुआ, तो मैंने ये भी मान लिया कि ये W ग्राम जाकर इस पर डिपॉजिट हो रहा है, W ग्राम। तो जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे प्लस के, जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा इसका मास यहाँ जमा होगा, और इस आयंस का ज़्यादा बनना इस चार्ज पर डिपेंड करेगा। अगर आप करंट पास कराना बंद कर दें तो आयोनाइज्ड होना बंद हो जाएगा। तो इसने ये बोला फैराडे ने कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के होता है, यानी W बराबर आप बोल सकते हैं, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट Z रखेंगे आप और इनटू Q, तो W बराबर बन जाएगा Z, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। यही आपका फैराडे का लॉ है, वेयर Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
व्हाट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। W हमारे पास क्या है, तो W हमारे पास है वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। जितना मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का वो W था आपके पास, वो आप चाहे एनोड पे भी बोल सकते हैं जो अनायन जाएगा, पर मैं यहाँ कटायन की बात कर रहा हूँ जो कैथोड पे जाएगा। ठीक है, Z हमारे पास होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I करेंट T टाइम, तो I बन गया आपका करेंट इन एम्पियर्स, ठीक है, और T क्या है, टाइम इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। तो एक तो बेटा हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, पर उससे पहले मैं इसका स्टेटमेंट राइट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, कि व्हाट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब इसके पैरेलल में मैं डिफाइन कर दूं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड्स, वो चाहे आप कटायन की बात करें या अनायन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ amount of substance deposited on electrode directly proportional to चार्ज जो पास कराएंगे, चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक वेसल। यही बात आपको मैंने यहाँ मैथमेटिकल वे में समझाया हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो मैं जेड को डिफाइन करने वाला हूँ। जेड को अगर यहाँ से मैं ऊपर आपको डिफाइन कर दूँ कि आखिर जेड है क्या। जेड को बोला तो था कांस्टेंट, बट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस जेड। तो बेटा जेड का जो मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म डिफाइन करना आता है कि जेड को आप डिफाइन करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेड। तो आप यहाँ से कर ले, देखिए इसको आप फर्स्ट मान लें। आपने किसको डिफाइन करना है, जेड को। आपने क्या करना है फिर, इस आई और टी को 1 मानना पड़ेगा, यूनिट, कि 1 एम्पियर का करंट पास कराएं 1 सेकेंड तक, ठीक है। तो W बराबर जेड के हो जाएगा। या बोल सकते हैं 1 कूलम पास कराएं यहाँ से चार्ज, तो भी W बराबर जेड के होगा। मीन्स ऐसे सिस्टम में जब आप 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराते हैं, तो जितना ग्राम कोई मटेरियल अपने इलेक्ट्रोड पे जमा हो गया, वही मास उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाएगा। इट मीन्स मास डिपॉजिटेड ड्यू टू 1 कूलम चार्ज। ये मोटा मोटी बात है। 1 कूलम चार्ज पास कराने से जो भी चीज़ जितना जमा हो रहा है अपने इलेक्ट्रोड पे, वह उसका जेड होगा। तो जाहिर सी बात है कि हर मटेरियल का जेड अलग अलग होता है, वो उसके नेचर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जेड क्या बनेगा बेटा, कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on electrode due to flow of, दोनों में आप लिख दें 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज या 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड, ठीक है। दोनों एक ही बात है। is called electrochemical equivalent of
दैट सब्सटेंस, उस चीज़ का क्या कहलाएगा बेटा? जेड कहलाएगा वो। तो जेड का जो सिंपल मीनिंग हुआ हमारे पास कि जेड का मतलब हुआ जेड बराबर अमाउंट डिपॉजिटेड ड्यू टू 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज, ये बात आपके पास यहाँ से क्लियर हो गया। तो अब बेटा हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बस इतना ही था, तो फर्स्ट लॉ में हम लोग एक तो ये यूज करेंगे चार्ज निकालने के लिए करेंट इनटू टाइम, ठीक है, और W बराबर ZIT। अब सेकेंड लॉ पे अगर आप आते हैं तो हमें क्या करना है, फैराडे सेकेंड लॉ, इसमें आपको कंटेनर्स को सीरीज में जोड़ना है। तो एटलीस्ट आपको 2 कंटेनर तो लेने पड़ेंगे, या आप 2 से ज़्यादा ले लें, पर उनको सीरीज में जोड़ दें आप। तो मैं यहाँ 2 कंटेनर की बात कर रहा हूँ कि हमने एक ये लिया और दूसरा ये लिया, ठीक है, और इनको हमने इनमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे सिल्वर का क्लोराइड है, आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लें, ठीक है, और इनको जोड़ दिया कहाँ? बैटरी से, प्लस माइनस। मेरा जो मेन पर्पस है कि दोनों कंटेनर को सीरीज में जोड़कर सेम चार्ज पास कराना, इसको भी आप जोड़ दें, एनोड कैथोड, ठीक है, ये कैथोड, ये आपका एनोड, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। तो बेटे हमने यहाँ से जब चार्ज पास कराया तो क्या देखा है कि ये हमारा जो सिल्वर है वो WAG डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इट इज़ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, और इक्विवेलेंट मास को मैंने इसका ये मान लिया EAG। इन द सिमिलर मैनर दिस कॉपर डिपॉजिटेड ऑन रिस्पेक्टिव कैथोड, तो ये मैंने माना यहाँ पर WCU एंड इक्विवेलेंट मास ECU। तो फैराडे ने ये बोला है कि ये जो दोनों मेटल डिपॉजिट होंगे W ऑफ सिल्वर बाय W ऑफ कॉपर, यहाँ पे इनके वेट का रेशो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होता है। बस यही आपका फैराडे का सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि W प्रोपोर्शनल टू E, तो W बराबर हटाएंगे तो कांस्टेंट F इंटू E। ये आपका फॉर्मूला काम आने वाला है न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बेटा, देख लो कि मैंने क्या लिखा है कि ये W जो वेट डिपॉजिट होएगा, F एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, एंड E इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस जो जमा हो रहा है। तो हमें पहले तो F को डिफाइन करना है, 1 फैराडे, कि एक फैराडे होता क्या है। फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि इट इज टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आप टोटल चार्ज निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। मतलब जो 1 फैराडे की वैल्यू होगी 1 फैराडे, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.02 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। एंड 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको पता है कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हमारे पास बन के आता है 96487 कूलम्स, जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1 फैराडे का। बट दिस वैल्यू इज नॉट यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अगर ऑप्शन में आता है कि 1 फैराडे का वैल्यू, तो आप ये ट्रिक करेंगे, पर एग्जैक्ट की ये तो एग्जैक्ट हो गया आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम होता है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में यूज करेंगे हम लोग। तो मैंने बेटा बताया आपको कि 1 फैराडे होता क्या है और वैल्यू कितना होगा उसका।
अब इक्विवेलेंट मास को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। इक्विवेलेंट मास, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म में ई को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए आपको एफ को 1 करना पड़ेगा, मतलब 1 फराडे का चार्ज आपको पास कराना है सिस्टम से, और जब 1 हो गया है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब 1 फराडे चार्ज 96,500 कूलम के चलते जो चीज़ जितना ग्राम जमा हो वही मास उसका इक्विवेलेंट मास कहलाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट से आप न्यूमेरिकल बनाएंगे। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ मेटल or any substance deposited due to flow of 1 फराडे चार्ज। आपको 1 फराडे लेना है और कूलम में 96,500 में लिख रहा हूँ। 1 फराडे चार्ज 96500 कूलम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, मतलब ई ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसका यूज तो करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे किसी चीज़ का? अगर मान लो मैं मेटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात आप जानते हैं कि उसके एटॉमिक मास में, उस मेटल के एटॉमिक मास में उसके वैलेंसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और चार्ज के टर्म में इक्विवेलेंट मास ये होता है। फॉर एग्जांपल आप देख लें यहाँ से, फॉर एग्जांपल कि मेरे को अगर कॉपर 2+ का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो बेटा इसका एटॉमिक या आयोनिक जो मास होता है 63.5 और वैलेंसी आप 2 देख रहे हैं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ CO2+, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से ये लगा लो आप कि मेरे को फेरस आयन का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो एटॉमिक मास 56 होता है, वैलेंसी 2 हो गई। जबकि यही चीज़ अगर फेरिक में जाएंगे आप, फेरिक आयन, तो वैलेंसी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास में चेंज होएगा। मतलब सेम मटेरियल का इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है, ये बात यहाँ से क्लियर हो रहा है। देख लो आप, वैलेंसी मोस्ट ऑफ द केसेज में फिक्स होता है, पर इक्विवेलेंट मास एटॉमिक मास भी फिक्स चीज़ है, लेकिन इक्विवेलेंट मास चेंज होता है। एक ही चीज़ का अलग अलग केस में अलग अलग इक्विवेलेंट मास आ सकता है, दैट्स डिपेंड्स ऑन वैलेंसी और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो बात अलग से करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप करेंगे, और आगे हम लोग कल न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। थैंक यू।